हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे अपने नीट सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 125 रेफ़र करना है। उसमें से हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले पढ़ेंगे। जैसे एनसीईआरटी मेंशन करता है, ऐसी क्या बात होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नॉन लिविंग या इन एनिमेट थिंग में नहीं होती। इन एनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती। तो लिविंग थिंग में होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल एज देयर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से बने होते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल अमेबा, क्लैमाइडोमोनास, ईस्ट एक्सेट्रा। और most of the other organisms are multicellular organisms like various animals, various higher plants etc. तो आज के लेक्चर में हम बेसिक ओरिएंटेशन लेंगे अबाउट व्हाट इज़ सेल, फिर हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, और फिर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम कवर करेंगे। जो स्टूडेंट्स के पास सेल का कंसेप्ट अच्छे से, जिसके पास अच्छे डेवलप हो जाता है, उसे अपने नीट सिलेबस के दूसरे टॉपिक में भी बहुत आसानी होती है, जैसे सेल डिवीजन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये बेसिक टॉपिक से। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज अ बेस, सो दैट यू कैन रीड अदर टॉपिक एंड स्टडी अदर टॉपिक एज द टाइम विल गो ऑन। सो व्हाट इज सेल? तो एनसीईआरटी लिखता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी होती है क्या वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर पाए, मतलब दे कैन परफॉर्म देयर लाइफ फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन एग्जिस्ट एज वेल एज परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जैसे वायरसेस को प्रॉपर उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इसलिए हम वायरसेस को कहते हैं नाइदर लिविंग नॉर डेड। लेकिन बैक्टीरिया, जिसमें प्रॉपर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उन्हें हम लिविंग कहते हैं क्योंकि उनमें एक सेल प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी लिखता है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कहेंगे उनमें सेल होंगे ही, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटिस्ट हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। लेकिन वायरसेस को हम लिविंग नहीं कहेंगे क्योंकि उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर एनसीईआरटी मेंशन करता है, सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको याद रखना है। और फिर अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जिस पर नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट का नाम मिलेगा, एंटोन वॉन लीवेनहुक। उन्होंने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। तो आपको पूछेंगे हु फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, तो आपको होंगे एंटोन वॉन लीवेनहुक। फिर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। फिर जैसा माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ तो और डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्टडी पॉसिबल हुई। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज आप लर्न करके रखना। अभी मैं आपको अपने नोट्स के मदद से बताता हूँ कुछ और डिस्कवरीज। जैसा अभी हमने पढ़ा रॉबर्ट ब्राउन, ही डिस्कवर न्यूक्लियस इन ऑर्किड रूट सेल। तो ये नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है जो आपको वेरियस एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, KVPY, नीट एक्सेट्रा। एनसीईआरटी में सिर्फ मेंशन किया है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जैसा मैंने आपको कहा था ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम नोट्स के थ्रू कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो ऑर्किड रूट सेल में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। फिर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कॉक्स सेल्स ऑफ सर्टन प्लांट विच वेर एक्चुअली सेल वॉल। तो ऐसे उन्होंने सेल्स ऑब्जर्व किए थे या स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए थे कॉक के सेल में, विच वेर एक्चुअली सेल वॉल। तो ये हम पढ़ेंगे
आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। व्हाट इज कॉर्क? इट इज़ अ हार्ड पार्ट फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन सर्टन प्लांट्स, जो हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले टॉपिक में। अभी के लिए आपको ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। रॉबर्ट हुक ने कौन सा बुक लिखा था? माइक्रोग्राफिया। ये आपको पता होना चाहिए, एक आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट। तो बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट एकदम आपको लर्न नहीं करना है, बार बार उसको रिवाइज करना है, तो आपको वो याद रहेंगे। एनसीईआरटी पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट को आपको बार बार सिर्फ पढ़ना है, एकदम उसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे अपने लेक्चर्स होंगे, आई विल गाइड यू हाउ टू रीड द नोट्स, ओके। फिर द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला, मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है। फिर परकिंजी और वॉन मोहल नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म ये टर्म डिस्कवर किया, ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं साइटोलॉजी, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। और अब हम पढ़ते हैं अबाउट सेल थ्योरी। जैसा एनसीईआरटी के पेज नंबर 125 पर दिया है, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय मैथेस स्लाइडन, जो थे जर्मन बॉटनिस्ट, एंड थियोडरे शॉन, जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो ये दोनों साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, स्लाइडन फ्रॉम जर्मनी एंड शॉन फ्रॉम ब्रिटेन। स्लाइडन एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, और उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। तो जैसे एनसीईआरटी कहता है, Schleiden observed a large number of plants and he observed that all plants are composed of different kinds of cells which form tissues of the plant. उसी दौरान उसी वक्त शॉन, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, he studied various types of animal cells and reported that cells of animal had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. तो शॉन ने बहुत सारे एनिमल सेल्स स्टडी किए और उन्हें ऐसी आउटर लेयर उसमें दिखी जिसे आज हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये टर्म कॉइन नहीं की, ये टर्म नहीं दी, उन्होंने सिर्फ कहा क्या एनिमल सेल में, वेरियस एनिमल सेल्स में एक आउटर लेयर होती है थिन, जिसे हम कहते हैं आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रू और फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। शॉन कॉइन्ड द टर्म plasma membrane? No, but Sean identified that a thin outer layer is present in various types of animal cells, जिसे आज हम कहते हैं plasma membrane. Okay. Sean also concluded, based on his studies on plant tissues, that presence of cell wall is a unique character of plant cells. तो शॉन ने ये कंक्लूजन लगाया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ये एक उनका यूनिक कैरेक्टर है। जैसा आगे हम पढ़ेंगे, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होती है, कुछ प्रोटिस्ट में भी होती है, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, अभी के लिए आपको याद रखना है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ये कहा था शॉन ने। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो ये सब पॉइंट्स आपको रेफर करना है एनसीईआरटी पेज नंबर 125 और 126 से। फिर स्लाइडन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की। ये थ्योरी के हिसाब से बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए, लेकिन न्यू सेल्स कैसे तैयार होते हैं वो ये थ्योरी में मेंशन नहीं था। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स विल फॉर्म। तो वो डिस्कवरी किया रुडोल्फ विर्चॉ ने। तो रुडोल्फ विर्चॉ इन द ईयर 1855 एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसे एक सेल से माइटोसिस से 2 सेल तैयार होंगे, 2 सेल से माइटोसिस से और 4 सेल तैयार होंगे। तो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसे कहा गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। दिस टर्म वॉज गिवन बाय
रूडोल्फ विर्चॉ इन द ईयर 1855। तो बेटा इसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है ये पॉइंट्स, ठीक है। फिर रूडोल्फ विर्चॉ ने स्लाइडन और श्वान की सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उसको फाइनल शेप दिया। जैसे एनसीईआरटी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे हैं, आप अच्छे से पढ़ना। पॉइंट नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। पॉइंट नंबर 2, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई विल रिपीट, all living organisms are composed of cells and products of cells, then all cells arise from pre-existing cells। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। जैसे एनसीईआरटी टॉपिक 8.3 में लिखता है, जब हम ओनियन पील या ह्यूमन चिक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक टिपिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। ओनियन सेल को हम कह सकते हैं टिपिकल प्लांट सेल, ओके, जिसमें रहेगा डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जो आप देख सकते हो यहाँ पर, डिस्टिंक्ट सेल वॉल, ओके। फिर जो टिपिकल प्लांट सेल है ओनियन सेल, जिसमें है डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसकी आउटर बाउंड्री, और उसके अंदर रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा मैं सिर्फ आपको आज जो एनसीईआरटी पेज नंबर 126 पर दिया है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टिपिकल प्लांट सेल हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि टिपिकल प्लांट सेल कौन सा सेल रहेगा? प्लांट सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल। फिर एनसीईआरटी लिखता है सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जैसा ह्यूमन सेल इज अ एनिमल सेल और उसमें रहेगा आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं होगा। फिर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स एनसीईआरटी लिखता है, जैसा सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, 2 मेम्ब्रेन से वो बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जो प्लांट सेल में भी रहेगा, एनिमल सेल में भी रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं क्रोमोसोम्स, जिसमें होते हैं जीन्स एंड द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, द डीएनए, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उन्हें हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। दोनों सेल्स में सेमी फ्लूइड जेली लाइक मटेरियल होता है, ओके, जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, उनमें साइटोप्लाज्म होता है। आपको एक पॉइंट नोट डाउन करना है या अंडरलाइन करना है एनसीईआरटी का, साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरेना। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरेना, मतलब वो मेन जगह होती है जहाँ वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। वेरियस केमिकल रिएक्शंस वहाँ होती है ताकि सेल लिविंग स्टेट में अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। फिर यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके भी 2 टाइप होते हैं, जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वो हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाइट कलर के जो डॉट है ये राइबोसोम्स है, तो जिसमें राइबोसोम्स अटैच वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम अटैच नहीं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक सेल में और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। प्लांट सेल में देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट। तो ये सब हमें आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है बेटा। फिर स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए प्लांट सेल में होता है वैक्यूल, और साइटोप्लाज्म तो होता ही है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। एनिमल सेल में भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और
लाइजोसोम भी होता है। तो बेटा मैं ये मार्कर से, हाइलाइटर से सिर्फ आपको हाईलाइट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। आगे वाले लेक्चर्स में हम प्रॉपरली लेबल करके इन्हें पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ओरिएंटेशन देख रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, और उसमें भी साइटोप्लाज्म होता है। फिर जो राइबोसोम्स के बारे में एनसीईआरटी कुछ बात कहता है, जैसे राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब राइबोसोम्स को खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये आपको याद रखना है। दे आर विदाउट मेम्ब्रेन द राइबोसोम्स। दे आर फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में तो होते ही है, साथ ही साथ राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में, और माइटोकॉन्ड्रिया में। बेटा याद रखना है आपको, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स होते हैं। तो जैसा मैं आपको लिख कर बताता हूँ अभी, एज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के राइबोसोम्स होते हैं और खुद का डीएनए भी होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। इन्हें कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ये आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है। आज बेटा फर्स्ट लेक्चर है, एनसीईआरटी के पहले 2 पेज हम रिवाइज कर रहे हैं, और वो बहुत ही बेसिक है जो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। फिर एनिमल सेल में एनसीईआरटी कहता है, जैसा मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ बताता हूँ, एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी होता है, और ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन में मदद करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल फॉर सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। फिर ये सभी सेल ऑर्गेनल्स हमें आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है। हमें प्रॉपरली प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में, फिर यूकैरियोटिक सेल। हमें यूकैरियोटिक सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल के साइज़ शेप पढ़ना है, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 127 पर दिया है। ठीक है, तो आज हमने बेसिक ओरिएंटेशन देखा, कुछ बेसिक डिस्कवरीज देखी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वेरियस साइंटिस्ट के बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, जैसे रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, एंटोन वॉन लीवेनहुक first saw and described a live cell. Cell theory was given by Schleiden and Schwann, and the term omnis cellula e cellula was given by Rudolf Virchow. फिर आपको कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम याद होना चाहिए, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, अमेबा। फिर टिपिकल प्लांट सेल में क्या देखने को मिलता है और टिपिकल एनिमल सेल में क्या देखने को मिलता है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, और जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 127 का पार्ट है, डिफरेंट शेप ऑफ द सेल, वो हम यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे बेटा। तो आपको मैं सिक्वेंशियल टीचिंग करूँगा, पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको नोट्स और एनसीईआरटी की मदद से इसको अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।